ये कहानी 1840 में पेश है, जब एक कारोबारी जहाज स्कॉटलैंड से अमेरिका की तरफ अपना सफर तय कर रहा था और ये सफर वो समुद्री जहाज के जरिए कर रहे थे। लेकिन एक रात हम क्या देखते हैं कि वो अपना रास्ता भूल जाते और अपने सही रास्ते से भटक जाते। वहाँ पर बहुत ज्यादा धुंध भी होती और उन्हें कोई सही रास्ता नजर नहीं आ रहा होता और कुछ फासले पर जाते ही वो चट्टानों से टकरा जाते और टकराते ही उनका जहाज तबाह हो जाता। जहाज के टकराते ही उसमें मौजूद सब लोग मर जाते, यहाँ तक कि वो कश्ती चलाने वाला। लेकिन उसमें सिर्फ 3 लोग बचते, जिनके नाम हैं ओलिवर कॉस्ले, जिम बकली और तीसरा शख्स पेरिस। वो लोग एक वुड की बोट में बैठकर किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते। उनके पास एक नक्शा मौजूद होता, लेकिन उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग कहाँ पर, क्योंकि जो नक्शा उनके पास होता है वो जगह उनके पास मौजूद नक्शे में नहीं। वो लोग बहुत मुसीबत में, क्योंकि उनकी बोट खराब। वो लोग अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे थे कि हमें जल्द ही कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, वरना हम भी सब लोगों की तरह मर जाएंगे। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और अब धुंध भी कुछ कम नजर आती। वो अपने चारों तरफ देखते हैं तो उनको एक आइलैंड नजर आने लगता है, जो उनकी कश्ती से ज्यादा फासले पर नहीं था। वो लोग फौरन उसके किनारे पर आ जाते और वहाँ आकर कुछ देर बैठ जाते। वहाँ पर बहुत सुकून और सन्नाटा होता है, जिससे उनको ये महसूस होता है कि ये आइलैंड बिल्कुल खाली है, यहाँ उनके अलावा कोई नहीं है। कुछ देर गुजरने के बाद वहाँ एक बूढ़ा शख्स आता है, जिसका नाम पिंगल होता है। दरअसल वो बूढ़ा आदमी उस आइलैंड का ही रिहायशी था। वो उस आइलैंड पर उन तीनों को बहुत अच्छे से वेलकम करता है और उनको अपने घर ले जाता है और ले जाते ही अपने घर वो उन्हें खाना खिलाता है। कॉस्ली अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि वो लोग यहाँ पर कैसे आए, क्योंकि उनका जहाज चट्टानों से टकरा गया था और जहाँ पर ये वाकया पेश आया वो उस बूढ़े शख्स के घर से ज्यादा दूर नहीं था। वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि शायद उस कश्ती में मौजूद हमारे अलावा और लोग भी बच गए हों। वो उस बूढ़े शख्स को कहते हैं कि उसको वहाँ पर आग जलानी चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि अगर कोई शख्स बच गया होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके जवाब में वो बूढ़ा शख्स उनको कहता है कि तुम लोग आराम कर लो, मैं आग जला दूंगा। जो वाकया उनके साथ पेश आया था, कॉस्ली का बाजू बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो बूढ़ा शख्स उनको मशवरा देता है कि उन्हें कुछ दिन वहाँ आइलैंड पर ही स्टे करना चाहिए, जब तक कि वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए। और इस मकसद के लिए वो उनको एक टकलस नामी आदमी के घर लेकर चले जाता है, ताकि वहाँ पर उनका इलाज हो सके। लेकिन अजीब बात जो हमें देखने को नजर आई कि वो आइलैंड काफी बड़ा था और वहाँ पर तकरीबन 40 घर थे। और उससे भी अजीब बात ये थी कि वहाँ पर सिर्फ 4 लोग रहते थे। वो बूढ़ा शख्स पिंगर, उसकी बेटी कॉरिगन, वो डॉक्टर क्लेम डगलस और उसकी भतीजी लैम्प। ये बात सुनने में काफी अजीब थी और वो लोग इसके बारे में पूछते हैं। इसके जवाब में डगलस उनको कहता है इसकी वजह ये है कि कुछ अरसा पहले ये आइलैंड बंजर हो गया था और रहने के काबिल ना रहा, जिसकी वजह से सब लोग वो जंगल छोड़कर चले गए। वो उन्हें बताता है कि हम 4 लोग भी यहाँ पर अपनी मर्जी से रुके और हम लोग यहीं पर रहेंगे क्योंकि हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। फिर हम देखते हैं कि अगली रात बकली को कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है और सब लोगों को उस आइलैंड के बारे में शक होने लगता है। उन्हें ख्याल आता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, जो वो 2 लोग इनसे छुपा रहे हैं, या कोई और बात भी है जो वो लोग इनसे छुपा रहे थे। उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि जब लोग यहाँ पर आए उन्हें सब लोगों का रवैया अजीबोगरीब लगा, खास तौर पे वहाँ की फीमेल्स का। वो हकीकत का पता लगाना चाहते थे, इसलिए वो लोग खुद उस आइलैंड को देखने का फैसला करते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या हकीकत छुपी है। जिसके जवाब में डगलस उनको मना कर देता है। वो उन लोगों को मना करता है कि उनका वहाँ से निकलना किसी खतरे से खाली नहीं है, कि आइलैंड पर अंधेरा जल्दी हो जाता है और जैसा वो लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आइलैंड पर कुछ ऐसी बात नहीं है और कहता है कि तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम यहाँ पर ही रहो। लेकिन उस बूढ़े शख्स की बातें बिल्कुल ठीक थी। उसने कहा था वहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ पर सच में उन्हें कोई नहीं मिला और सारे घर खाली थे। मगर हकीकत तो ये है कि वो डेड आइलैंड था, क्योंकि वहाँ पर ना कोई जानवर था और ना ही कोई इंसान। बकली को ये जगह मशकूक लगने लगी। और इस आइलैंड की सबसे अजीब बात ये थी कि वो किसी मैप में भी मौजूद नहीं था, जबकि वो उस लैंड के आसपास ही था, लेकिन फिर भी वो किसी नक्शे में नहीं पाया जाता। पेरिस और बकली इस आइलैंड का पता करवाने के लिए जाते हैं और वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ताकि वो सही हकीकत जान सके। बकली अपनी मंजिल पर उस मुकाम पर जल्दी वापस आ जाता है जहां वो दोनों मशवरा करते हैं कि हमें वापस यहाँ लौट कर आना है। लेकिन पेरिस वापस जल्दी नहीं आता, क्योंकि पेरिस की आईसाइट कमजोर होती है और उसको वहाँ पर पाँव में मोच भी आ जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गुम हो जाता है। लेकिन उससे भी अजीब बात ये कि उसे अपने इर्द गिर्द किसी के होने का एहसास होता है और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। उन आवाजों को सुनते ही उसे खौफ महसूस होने लगता है और वो मदद के लिए अपने दोस्तों को पुकारता है, लेकिन वहाँ पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। बकली वापस घर आ जाता है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि पेरिस वापस नहीं आया, इसलिए वो सब उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त डगलस वहाँ पर आ जाता है और वो उन लोगों को मना कर देता है कि वो अब यहाँ से बाहर ना निकले, उनका घर में रहना ही बेहतर है, क्योंकि अंधेरे में निकलना उनके लिए किसी खतरे से खाली नहीं हो सकता।
और वो कहता है अभी तुम्हें घर पे रहना चाहिए, तुम सुबह को अपने दोस्त को ढूंढ सकते हो। लेकिन वो सब लोग बहुत डरे हुए होते हैं कि कहीं पेरिस में कोई मुसीबत में तो नहीं। वो सोचते हैं कि पेरिस को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच गया। उनको ये खतरात आते रहते और फिर वही होता है जिसका उनको डर होता है। वो अगले दिन अपने दोस्त को ढूंढने निकलते हैं तो उन्हें पेरिस की लाश मिली। और उसकी मौत कैसे होती है कि जैसे उसे किसी बुलंदी से गिराया गया हो। उसके बाद बकली और घोस्ट दोनों का शख्स यकीन में बदल जाता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। वो सोचते हैं या तो इस आइलैंड में कोई गड़बड़ है या वहाँ पर रहने वालों में। उन्हें उन चारों शख्स पर जो वहाँ पर रहते थे शक था, खास तौर पे वहाँ की औरतों पर, क्योंकि वो औरतों में होने वाले बदलाव को देख सकते थे। अचानक से ही उनके फेस का कलर, उनकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है और वो औरतें इतनी अजीबोगरीब हो जाती और हरकतें करने लगती कि उनको बेड के साथ बांधना पड़ता। और उनमें से जो औरतों में से सबसे अजीब औरत थी वो कोरेगन थी। वो सबसे अजीब इसलिए थी क्योंकि उसकी हरकतें सबसे अजीब थी। वो रातों को जंगलों में घूमती रहती, वो अजीबोगरीब रिचुअल करती, आग के गिर्द घूमती रहती। और जब पेरिस गुम हो गया था तो वो औरतें अजीबोगरीब बन गई थी, मतलब उनके फेस का, उनकी आंखों का रंग चेंज हो गया था, जिससे ये जाहिर होता था कि या तो उन्होंने पेरिस पर हमला कर दिया था या उस पे जादू कर दिया था या उनको पता था कि पेरिस मर रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने दोस्त की जान नहीं बचा सकते थे, उसके लिए कुछ नहीं कर। और हमें पेरिस जिस हालत में मिला वो मुर्दा था। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें आइलैंड पर एक तीसरी औरत, उन दो औरतों के अलावा एक तीसरी औरत भी नजर आती है, लेकिन वो औरत उनको उस आइलैंड में आकर नजर नहीं आई, क्योंकि जब वो अपनी कश्ती में सवार थे उनको तब पहाड़ों पर रोशनी नजर। और जैसा कि आपको बताया गया था उस आइलैंड के बारे में कि वो किसी भी नक्शे में मौजूद था ही नहीं। इस पर कॉस्टली अपनी पेशन गोई शुरू करता है, जिसके पेश नजर वो वहाँ पर छानबीन करता है और इसके दौरान उसको वहाँ से एक डायरी मिलती है। उस डायरी में जहाजों का जिक्र किया होता है और उसमें लिखा होता है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो लोग पहले मौजूद नहीं थे। और उस डायरी में ये भी लिखा था कि उनसे पहले भी जो लोग इस आइलैंड पर आए वो यहाँ पर फंस गए और यहाँ से भी उनका निकलना नामुमकिन हो। वो दोनों दोस्त वहाँ से निकलने का, अपनी जान बचाने का सोच रहे होते हैं। और अच्छी बात उनके लिए ये थी कि उनकी बोट ज्यादा दूर नहीं, वो अपना सामान उठाते हैं और रात को ही उस आइलैंड को छोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन तब रात थी और धुंध बहुत ज्यादा थी और उनको रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उनके लिए बुरी बात ये थी कि उनको वहाँ पर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ उन आवाजों से कि जैसे उनके साथी मुसीबत में है और मदद के लिए पुकार रहे हैं। इन आवाजों को सुनकर वो अपने सेंसेस को खो देते हैं और पागल होने लगते हैं। और इस पागलपन के आलम में वो पानी में कूदने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर वो बूढ़ा शख्स पिंगल फौरन आ जाता है और उनको वापस आने का बोलता है। पिंगल उन्हें अपने घर ले आता है और उनको समझाने की कोशिश करता है कि अब तुम यहाँ पर बुरी तरह फंस चुके हो, तुम्हारे लाख कोशिश करने के बाद भी तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। वो उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारी बात सुननी होगी, हमारी बात माननी होगी, वरना तुम्हारा हाल भी वही होगा जो उन लोगों का हुआ, यानी तुम भी मारे जाओगे। और अब वो इस आइलैंड का राज फाश करता है और उनको हकीकत बताता है कि ऐसा यहाँ पर क्यों होता है और क्यों हो रहा है उनके साथ। वो उनको कहानी बताना शुरू करता है कि कुछ साल पहले उन्हें समंदर के किनारे एक सुनहरे बालों वाली लड़की मिली। और ये वाक्य तब का है जब ये आइलैंड बिल्कुल आबाद था, यानी वहाँ पर सब लोग रहते थे और अपनी जिंदगी को एक खुशहाल तरीके से गुजार रहे थे। और वो लड़की भी रहती, उस लड़की का नाम प्रेसेप्नी था। वो लड़की नेचर से काफी फ्रेंकली थी और फ्रेंडली भी। सब लोग उसको उसकी नेचर की वजह से बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत खुशहाल खुशबाश लड़की थी। लेकिन उस लड़की के बारे में हकीकत कुछ और थी। वो इंसानी रूप में एक गॉडेस यानी एक देवी थी। जब से वो इस आइलैंड पर आई थी, इस आइलैंड के हालात काफी अच्छे हो गए। वहाँ पर मौजूद खेतों की प्रोडक्शन काफी ज्यादा तादाद में बढ़ गई और हालात काफी अच्छे हो। इसकी वजह ये थी कि मैंने आपको बताया था कि ये फिल्म एक ग्रीक मैथोलॉजी है। ये कहानी एक ग्रीक मैथोलॉजी है और ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से वो लड़की एक द गॉडेस ऑफ हार्पिस कहा जाता है और इसके बाप का नाम ज़्यूस है और हेडेस पूरी दुनिया का देवता था। वो अपनी बेटी को उस आइलैंड पर ले गए और फिर उसके बाद वो वहाँ की ग्रीक बन गई। जब रिबनी वहाँ से चली गई तो उस आइलैंड के काफी बुरे हालात हुए। वहाँ के खेत उजड़ गए और लोग भूख से मरने लगे। हकीकत में वो लड़की इस आइलैंड पर एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने आई, लेकिन इस आइलैंड की कहानी का किसी को आज तक पता नहीं चला। और ये रिबनी बहुत खूबसूरत, हर मर्द उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। एक दिन का वाक्य है कि एक मर्द शराब की हालत में इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और इसके दौरान वो उस लड़की को जान से मार देता है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो लड़की पावरफुल नहीं या वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि उस वक्त वो एक इंसानी रूप में थी, इसीलिए अपने प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उसके मरते ही आइलैंड पर जवाल आ गया, कहत आ गया, लोग भूख से मरने लगे और वहाँ का सब कुछ बंजर हो गया।
और उसके बाद उस आइलैंड के मर्द आहिस्ता आहिस्ता मरने लगे, वो भी वहाँ की औरतों से, वो अपनी ही औरतों के हाथों मरने लगी, क्योंकि वो लड़की अपना बदला नहीं ले सकी। इसलिए वहाँ पर रहने वाली औरतें अपने आप पर बेकाबू थी और अपने बाप भाई बच्चों का किसी की पहचान नहीं रखती थी और उनको जान से मार देती। और जो लोग यहाँ पर फंस जाते वो यहाँ से नहीं निकल पाते, और जो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते उनको जान से मार दिया जाता। यही वजह है कि ये आइलैंड बंजर है, क्योंकि जो भी यहाँ पर आता वो मार दिया जाता, क्योंकि गॉडेस का कंट्रोल औरतों पर ज्यादा था। और इसी वजह के पेश नजर उन 4 लोगों को वहाँ पर जिंदा रखा गया, ताकि ये कर्ज आइलैंड पे हमेशा बरकरार रहे। और जो भी जहाज वहाँ से गुजरता वो इस आइलैंड के कंट्रोल में आ। उसके बाद ये होता कि वो जहाज तबाह हो जाता और उसमें लोग मौजूद मर जाते, और ऐसा कई सालों से होता आ रहा है। यानी उनके लिए यहाँ से निकलना नामुमकिन हो गया, और अपनी सारी जिंदगी इस आइलैंड पर ही कैद की तरह गुजारनी पड़ी। और यकीनन कोई भी शख्स ऐसी कैद की जिंदगी को पसंद नहीं करता। वो बूढ़ा शख्स उन्हें इस आइलैंड की सारी हकीकत बताता है, जिसको सुन के वो काफी शॉक्ड हो जाते, लेकिन वो फिर भी वहाँ रहने को तैयार नहीं होते। और तब उन्हें पता चलता है कि उनका दोस्त भी उन औरतों के वश में आ गया था। इसके बाद बूढ़ा शख्स उन दोनों की हेल्प करता है वहाँ से निकलने की। वो उन औरतों को बांध देता है ताकि वो उसके ऊपर अपना जादू न करे, लेकिन ये कर्ज इतना पावरफुल था कि घोंसले भी वहाँ से नहीं निकल पाता और उस पर भी जादू का असर हो गया था, और वो भी पानी में डूब जाता है और मर जाता है। इसके बाद जो आइलैंड की औरतें थी वो इस सारे मामला से तंग आ चुकी थी और वो खुद को मार देती है, जिससे प्रिसिबनी यानी उस लड़की की पावर उस आइलैंड पे कम हो जाती। और किसी को आज तक ये पता नहीं चला कि घोंसले को समंदर में जिंदा पाया गया या नहीं, और इसी तरह वो आइलैंड एक हिस्ट्री बन के रह गया।